तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। सीएम शिवराज के गढ़ में थी सपा प्रत्याशी मिर्ची बाबा की सभा, खाली पड़ी रही कुर्सियां तो लौट गए अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी मिर्ची बाबा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन सभा स्थल पर कुर्सियां खाली होने के कारण वे वापस लौट गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गढ़ बुधनी में आयोजित सपा की सभा में गिनती के लोग ही पहुंचे थे। इसी वजह से अखिलेश यादव ने बुधनी नर्मदा घाट पर पूजा अर्चना कर लौटना ही उचित समझा। अखिलेश यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बुधनी की जनता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मिर्ची बाबा का सहयोग और समर्थन करे। जहरीली हवा अभी नहीं छोड़ेगी पीछा, दिल्ली एनसीआर को इन 5 वजहों से नहीं मिलने वाली राहत। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर प्रदूषण की जकड़ में। दीपावली से ठीक पहले हुई बारिश से जैसे तैसे प्रदूषण से राहत मिली थी, लेकिन दीपावली की रात हुई आतिशबाजी ने एक बार फिर से दिल्ली को गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया है। एक्सपर्ट्स की माने तो पोल्यूशन का स्तर बढ़ने की मुख्य वजह हवा में पार्टिकुलेट मैटर का बढ़ना है। इसके साथ ही कुल 5 ऐसे कारण हैं जो आने वाले दिनों में दिल्ली की आबो हवा को और ज्यादा खराब कर सकते हैं। देखिए, पहला कारण तो यह है कि अगले 5 दिनों में बारिश और तेज हवाओं के कोई भी आसार नहीं है, जिससे प्रदूषण और बढ़ेगा। दूसरा कारण यह है कि धीरे धीरे तापमान गिरने लग रहा है और तापमान गिरने से प्रदूषण और ज्यादा बढ़ता है। और तीसरा कारण यह है कि अभी तक दीपावली की छुट्टियां चल रही थी, अब छुट्टियां खत्म होने के बाद दोबारा वाहन सड़कों पर लौट आएंगे। चौथा कारण यह है कि पंजाब और हरियाणा में अभी भी पराली जलाई जा रही है, जो दिल्ली के लिए एक टेंशन की बात है। और पांचवा कारण रात का तापमान गिरने से बढ़ेगी बायोमास जलाने की घटनाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, दूसरे लोग की यात्रा पर चले गए यूपी के माफिया, कांग्रेस होती तो ना हो पाता दीपोत्सव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। जो कांग्रेस सुरक्षा व विकास नहीं कर सकती, उस बोझ को ढोने का क्या फायदा है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी में माफिया समांतर सरकार बनाते थे, लेकिन अब ये माफिया दूसरे लोग की यात्रा पर चले गए हैं। यूपी में विकास की नई गाथा रची जा रही है। छठ से पहले यमुना में दिखे सफेद झाग, बीजेपी बोली वायु प्रदूषण के साथ नदी की सफाई में भी फेल रही सरकार। दिल्ली में वायु प्रदूषण का बेहद गंभीर स्तर पहले ही अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए मुश्किल का कारण बना हुआ है, लेकिन छठ के पर्व के पहले यमुना के पानी में सफेद झाग आ जाने से सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई है। भाजपा ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल सरकार यमुना की सफाई कराने में बुरी तरह से असफल साबित हो रही है और इसी कारण पूर्वांचल के लोगों को छठ का त्योहार मनाने में परेशानी हो रही है। यदि सरकार ने यमुना की सफाई के लिए काम किया होता तो आज लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि दिल्ली सरकार ने छठ के लिए पर्याप्त इंतजाम करने का दावा किया है। फ्यूल खत्म होने से कब्रिस्तान बन रहा गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल, एक साथ दफनाए गए 179 शव। इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच गाजा में 7 अक्टूबर से जारी जंग में तबाही मची है। हमास से आर पार की लड़ाई लड़ रही इजरायली सेना गाजा में घुसकर हमले कर रही है। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल सीफा मेडिकल कॉलेज के गेट के बाहर इजरायली सेना के टैंक खड़े हैं। अस्पताल में फ्यूल की सप्लाई खत्म हो जाने से कामकाज ठप हो गया है, जिससे भयावह स्थिति पैदा हो गई है। अस्पताल कब्रिस्तान में तब्दील होता जा रहा है। हर दिन मरीजों की मौत हो रही है। अस्पताल के मुताबिक कैंपस के अंदर ही एक सामूहिक कब्र में 179 मरीजों को दफनाया गया है। इनमें नवजात बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अल सीफा अस्पताल के प्रमुख मोहम्मद अबू सालमिया ने मंगलवार को क्षेत्र में विनाशकारी मानवीय संकट को रेखांकित करते हुए कहा कि हमें उन्हें सामूहिक कब्र में दफनाने के लिए मजबूर किया गया। अस्पताल की फ्यूल सप्लाई खत्म होने के बाद आईसीयू से 7 बच्चों और 29 मरीजों को दफनाया गया। कैंपस में लाशें बिखरी हुई है, अब बिजली नहीं है। कुत्ते ने काटा तो हर एक दांत के निशान पर मिलेगा 10,000 का मुआवजा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आवारा पशुओं के काटने से जुड़ी घटनाओं को लेकर बड़ा फैसला दिया। हाईकोर्ट ने मंगलवार को डॉग बाइट यानी कुत्ते के काटने के मामलों में मुआवजा तय किया है। बेंच ने कहा है कि अगर कुत्ते के काटने से दांत के निशान बनते हैं तो पीड़ित को 10,000 रुपए प्रति दांत के निशान पर मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा अगर कुत्ते के काटने से स्किन पर घाव होता है या मांस निकल जाता है तो प्रति 0.2 सेंटीमीटर घाव के लिए न्यूनतम 20,000 रुपए मुआवजा दिया जाए। हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को कुत्तों के काटने की घटनाओं में मुआवजा देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने इस फैसले के बाद 193 याचिकाओं का निपटारा किया। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को इस तरह के मुआवजे का निर्धारण करने के लिए संबंधित जिलों के उपायुक्तों की अध्यक्षता में समितियों का गठन करने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट आवारा जंगली जानवरों के अचानक वाहन के सामने आने से चोट या मौत के कारण होने वाली घटनाओं और दुर्घटनाओं के लिए पीड़ित या उनके परिवार के सदस्यों को मुआवजा के भुगतान से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की बेंच ने कहा कि कुत्ते के काटने के बाद अगर कोई जरूरी दस्तावेजों के साथ मुआवजे के लिए अर्जी देता है तो समिति इस पर तत्काल कार्रवाई करे। आवेदन के बाद सारी कानूनी प्रक्रिया करके 4 महीने के अंदर मामले का निपटारा करें। मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं कि अशोक गहलोत के बयान से गरमाई राजस्थान की सियासत।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा नेताओं को चुनाव में धर्म के बारे में बात करने की बजाय इस राज्य सरकार के काम पर बोलने की चुनौती दी है। उन्होंने भाजपा नेताओं पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस विकास एवं जन कल्याण के मुद्दे पर चुनावी मैदान में है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता आते हैं और धर्म के नाम पर अपने भाषणों में उत्तेजक बातें कहते हुए धर्म के नाम पर अपना एजेंडा थोपते हैं, जो अच्छी परंपरा नहीं है। मैं उन्हें चुनौती देता हूँ कि वे धर्म के नाम पर राजनीति करने के बजाय हमारी योजनाओं और कार्यक्रमों, सरकार के कामकाज पर बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अन्य नेता चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। भाजपा नेता केवल लोगों को भड़काने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जहां जाते हैं मुझे गाली देते हैं, कोटा में बोले भूपेश बघेल, मैं तो ओबीसी हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार करने गुरेला, पेंड्रा, मरवाही पहुंचे। इस दौरान भूपेश बघेल ने मरवाही और कोटा विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग 2 जनसभाएं की। सीएम बघेल ने कोटा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां मुझे गाली देते हैं। राजनांदगांव से लेकर तेलंगाना तक मुझे गाली देते हैं। यदि उन्हें कोई कुछ बोलता है तो वह ओबीसी वर्ग के हो जाते हैं। मैं भी तो ओबीसी वर्ग से आता हूँ। सिलेंडर सस्ता, बिजली फ्री और मध्य प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राहुल गांधी ने जनता से किए ये वादे। मध्य प्रदेश में चुनावों को देखते हुए इन दिनों विधानसभा सीटों पर केंद्रीय नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों प्रमुख पार्टियां एडी चोटी का जोर लगा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को विदिशा विधानसभा में पहुंचे थे। राहुल गांधी ने विदिशा के 5 विधानसभा उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। विदिशा पहुंचते ही कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में एक जबरदस्त उत्साह नजर आया। इस दौरान राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और आलोचना की। राहुल गांधी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस करीब 145-150 सीटें जीत रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का तूफान आ रहा है। यहाँ की जनता ने कांग्रेस की सरकार चुनी थी, लेकिन बीजेपी ने हमारा एमएलए खरीदकर सरकार गिरा दी। आज मध्य प्रदेश में किसी भी युवा से पूछो तो वह ये कहता है कि मैं कुछ काम नहीं करता। मध्य प्रदेश में आज बेरोजगारी चरम पर है। जहाँ युवाओं से पूछो कि आप क्या काम करते हो, हर दूसरा युवा कहता है कि मैं कुछ काम नहीं करता। मध्य प्रदेश सरकार लगातार युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, पर आज अगर देश भर में सबसे अधिक बेरोजगारी है वो मध्य प्रदेश में है। प्रधानमंत्री जी, आप अपने हर भाषण में कहते हैं कि हमने प्रदेश के हर जिले में कई कारखाने लगाए हैं, मुझे तो एक भी नजर नहीं आया। वो मुझे एक भी कारखाना बता दे तो मैं मान जाऊंगा। एलवीस यादव रेप पार्टी मामला, पुलिस को मिली आरोपी राहुल की डायरी, कई राज हो सकते हैं बेपर्दा। एलवीस यादव रेप पार्टी मामले में नोएडा पुलिस को एक आरोपी राहुल की डायरी मिली है। बताया जा रहा है कि राहुल के इस डायरी में कई राज छिपे हो सकते हैं। डायरी में कई पार्टी के आयोजकों के नाम भी है। नोएडा पुलिस की 2 टीम आरोपी राहुल की डायरी की जांच कर रही है। पुलिस की एक टीम डायरी में मौजूदा नामों से संपर्क कर रही है, तो वहीं दूसरी टीम डायरी में मौजूदा जगहों पर जाकर सबूत इकट्ठे कर रही है। सूत्रों के मुताबिक डायरी में कई लोगों के नाम है। वहीं गुरुग्राम में हुई पार्टी का भी जिक्र है। डायरी के मुताबिक आरोपी राहुल ने किसी तीसरे शख्स के जरिए एलवीस यादव से संपर्क किया था, तो वो तीसरी कड़ी पुलिस के रडार पर है। पुलिस ने गिरफ्तार 5 आरोपियों में से मुख्य आरोपी राहुल की एक बार फिर से रिमांड की एप्लीकेशन कल हाईकोर्ट में दायर की है। आज इस मामले में कोर्ट सुनवाई करेगा। राहुल की डायरी की जांच के बाद ही जो बातें सामने आई है, उसी आधार पर पुलिस मुख्य आरोपी राहुल से पूछताछ करेगी। बिहार और हिंदुस्तान के सभी दलित लोगों का अपमान, सीएम नीतीश कुमार पर भड़के जीतन राम मांझी। पिछले हफ्ते विधानसभा स्तर के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान में से व्यथित पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हालांकि पटना हाईकोर्ट के सामने अंबेडकर की जिस मूर्ति के पास वो धरने देने पहुंचे थे उसके गेट बंद थे। हालांकि बिहार बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता जैसे विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी उनके समर्थन में उपस्थित थे। इस दौरान जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर हमें कहीं अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया तो छठ के बाद हम दिल्ली के राजघाट पर भी जाकर प्रदर्शन करेंगे। क्या गाजा के अस्पतालों पर हमले कर नियम तोड़ रहा इजराइल, दुनिया भर से उठे विरोध पर इसका क्या रुख। हमास और इजराइल के बीच शुरू हुए युद्ध को 38 दिन गुजर चुके हैं। शुरुआत से ही संघर्ष का केंद्र हमास के कब्जे वाला गाजा पट्टी बना हुआ है। विशेष तौर पर युद्ध में सुरक्षित किए जाने वाले अस्पतालों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इस बीच गाजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा ने काम करना बंद कर दिया है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में 20 से ज्यादा अस्पतालों में काम रुकने की जानकारी दी थी। अस्पतालों का मुद्दा अब गाजा तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि दुनिया भर के नेता इस मुद्दे पर अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अस्पतालों की सुरक्षा होनी चाहिए। दूसरी ओर इजराइल ने अपने रुख को बार बार स्पष्ट किया है कि हमास अस्पतालों, स्कूलों में आम नागरिकों को अपने आतंकी मंसूबों के लिए मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर गाजा के अस्पतालों में हो क्या रहा है, अस्पताल में हमलों का विरोध क्यों हो रहा है, आरोपों पर इजराइल का क्या रुख है, युद्ध में अस्पताल सुरक्षा क्यों की जाती है, नियम क्या कहते हैं। राहुल के मेड इन चाइना बयान पर पीएम मोदी का पलटवार, बोले मूर्खों के सरदार किस दुनिया में रहते हो।
मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 के 17 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव प्रचार आज की शाम से थम जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस ने आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की ओर से मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में मोर्चा संभाला। वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभाएं रखी गई। पीएम मोदी ने बैतूल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर तंज कसे। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के मेड इन चाइना फोन वाले बयान पर कहा कि कल कांग्रेस के एक महाज्ञानी कह रहे थे कि भारत में सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हो? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है, जबकि सच्चाई यह है कि आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। 4 करोड़ की चोरी वाले भी छूट के दायरे में। बिजली चोरी को ओटीएस में छूट देने से मचा बवाल। पावर कॉर्पोरेशन की ओर से बिजली चोरी करने के मामले में छूट देने के प्रकरण को लेकर अब नए सिरे से बवाल मच गया है। कई ऐसे लोगों को ओटीएस का लाभ दिया जा रहा है जो करीब 4 करोड़ की बिजली चोरी में पकड़े जा चुके हैं। प्रकरण सामने आने के बाद उपभोक्ता परिषद ने मंगलवार को नियामक आयोग पहुंचकर अपनी आपत्ति जता दिया। मांग की है कि बिजली चोरों को छूट दिए जाने से आदर्श उपभोक्ताओं का मनोबल गिरेगा और चोरी की प्रवृत्ति बढ़ेगी। चुनावी राज्यों से दूर रहकर पीएम मोदी चलने जा रहे सबसे बड़ा दाव। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक फायदे की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रचार किया। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन से 24 घंटे पहले पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियों के बाद इंदौर में रोड शो से अभियान को खत्म किया। भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की भरसक कोशिश के बाद पीएम मोदी का अगला पड़ाव झारखंड है। वह मंगलवार रात ही रांची पहुंचे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में प्रचार का दौर चरम पर है तो पीएम मोदी ऐसे में झारखंड राज्य में क्यों जा रहे हैं, जहाँ अभी कोई भी चुनाव नहीं होने जा रहा है। देखिए, पीएम मोदी भले ही रायपुर से 600 और भोपाल से 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर होंगे, लेकिन झारखंड में एक ऐसा दाव चलने जा रहे हैं जिससे भाजपा को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़े चुनावी फायदों की उम्मीद है। पीएम मोदी ने खुद मध्य प्रदेश के बैतूल में अपने भाषण के दौरान इसका भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव में मेरी जनसभाओं का आखिरी दिन है। कल जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए मैं कल भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली के मिट्टी को माथे से लगाने जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडे के जन्मस्थली जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक है। अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने वाले बिरसा मुंडा में आदिवासियों की गहरी आस्था है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों पर सबसे ज्यादा असर रखने वाले आदिवासी समाज को पीएम मोदी झारखंड से साधने की कोशिश करेंगे। यह उसी कड़ी का एक हिस्सा है जिसके तहत भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू के रूप में आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। इसका फायदा भाजपा को गुजरात चुनाव में भी मिल चुका है।